औद्योगिक क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारी औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, अभी भी हो ही रही हैं, बट जो वर्ल्ड की फर्स्ट औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। का जो समय है, देखिए वैसे तो औद्योगिक क्रांति कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक समय निर्धारित किया गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, और उसी समय पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। और वो समय है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 1750 के बाद की घटनाक्रम, और इसे हम 1750 से 1850 के बीच में समझ सकते हैं। यानी कि इन 100 वर्षों में यूरोप में उद्योगों में जो तीव्र परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन इतना तेज हुआ था कि इसे क्रांति या रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। क्रांति का मतलब होता है तीव्र परिवर्तन, किसी भी क्षेत्र में होने वाला तीव्र परिवर्तन। तो 1750 से पहले भी उद्योगों का वहां पर जो उत्पादन होता था, उद्योगों की स्थापना थी, लेकिन ये उद्योग का जो स्वरूप था वो थोड़ा अलग था। और ये उद्योग कैसे थे? ये कॉटेज टाइप इंडस्ट्री थी, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री, घरों में ही छोटे छोटे स्केल पर हाथों से ही ज्यादातर उत्पादन किया जाता था। लेकिन 1750 के बाद के जो 100 वर्ष थे, इनमें उद्योगों में जो तीव्र और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, इसे क्रांति का नाम दिया गया था। तो इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और इसमें मेनली हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उनको यहाँ हम जान लें। आरंभ, तो आरंभ मैंने बताया कब हुआ, समय 1750 से 1850 के बीच में, और यह कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का आरंभ क्यों हुआ, तो इसके पीछे के कारण को हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रांति हुई इंग्लैंड में ही क्यों हुई, पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ, यानी कि जब क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद यूरोप में किस प्रकार के परिवर्तन आए, इंग्लैंड में किस प्रकार के परिवर्तन आए, इसकी हम बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि इस क्रांति का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई इसने किन किन क्षेत्रों को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो मुख्य रूप से ये 3 पॉइंट होंगे, बाकी सब पॉइंट इसी के अंदर हमारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जो पॉइंट कवर करेंगे वो होगा कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, या क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति का जो बैकग्राउंड था वो कैसे तैयार हुआ, उस पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। औद्योगिक क्रांति का आरंभ जब हुआ तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले वहां पर यूरोप में कुछ घटनाक्रम हुए होंगे। तो बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था, यूरोप का पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पुनर्जागरण का मतलब है यहाँ पर पुनर्जागरण का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनी जिसने लोगों को सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से जागृत किया। तो क्या पुनर्जागरण से पहले यूरोप के लोग बैकवर्ड थे? बैकवर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारी जो पारंपरिक, जो उनकी परंपराएं थी, जो उनके ट्रेडिशंस थे, वो काफी पुराने हो चले थे, और उसी में उत्पादन की प्रणाली से लेकर के सोचने का तरीका भी शामिल होता है। तो कुल मिलाकर के यूरोप का जो ये पुनर्जागरण हुआ, इस पुनर्जागरण से जो परिवर्तन आया यूरोप में, वह परिवर्तन किस रूप में था? वैसे तो बहुत व्यापक परिवर्तन थे, लेकिन यहाँ हमें इसकी समरी करनी, शॉर्ट में देखना है। यूरोप के पुनर्जागरण से जो मुख्य 2 परिवर्तन आए उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला परिवर्तन आया तर्कवाद, तर्कवाद या इसी तर्कवाद से निकल के आया विज्ञानवाद, यानी कि लोगों के जो सोचने समझने का तरीका था वो परंपरागत तरीके से शिफ्ट हो गया, किसमें? तर्कवाद। हर चीज का तर्क ढूंढा जाने लगा, विज्ञानवाद का प्रचार प्रसार हुआ। जब आप किसी भी परंपरा या किसी भी चीज का लॉजिक ढूंढते हैं तो आपकी जो सोच होती है वो एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होता है। ये साइंटिफिक अप्रोच जब डेवलप हुआ तो इससे मशीनीकरण हुआ, यानी कि मशीनों के आविष्कार हुए, यानी कि हर प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है। जब आप उत्तर ढूंढेंगे हर प्रश्न का तो आविष्कार होंगे, और जब आविष्कार होंगे तो जाहिर से, यानी कि आप प्रयोग करेंगे, हर एक चीज का आप प्रयोग करके देखेंगे तर्क के आधार पर सही है या नहीं। तो आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग से आविष्कार होंगे, आविष्कारों से मशीनीकरण होगा, यानी कि मशीनों की जो एक तरह से विकास है या
क्रांति है वो यहाँ पर दिखाई दी। इसके अलावा व्यक्तिवाद का एक नया विचार यहाँ पर डेवलप हुआ। व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, परंपराएं महत्वपूर्ण नहीं होती। तो यूरोप के पुनर्जागरण ने यूरोप में दो नए प्रकार की सोच विकसित की, एक तर्कवाद और दूसरा व्यक्तिवाद। तर्कवाद की विचारधारा ने विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया, जिससे मशीनीकरण हुआ, और व्यक्तिवाद की विचारधारा ने व्यक्ति को महत्व दिया, जिससे श्रमिकों का महत्व बढ़ा, यानी कि श्रम महत्वपूर्ण हो गया, श्रम का महत्व जो है वो बढ़ गया। तो दो चीजें निकल के आई इस यूरोप के पुनर्जागरण से। जो यूरोप को मिला वो क्या था? एक तो श्रम का महत्व बढ़ा और दूसरा मशीनीकरण हुआ। तो मशीन और श्रम का जब महत्व बढ़ा, जाहिर सी बात है इनका प्रथम प्रयोग हुआ कृषि क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति का होना जरूरी होता है। विदाउट कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति संभव नहीं होती। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका जो परिणाम निकल के आया, मशीनों का विकास हुआ, श्रम का महत्व बढ़ा, यानी कि लेबर को अब इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और इन दोनों के प्रयोग सबसे पहले कृषि में किए गए, तो कृषि क्रांति हुई। और इस कृषि क्रांति में जब नई मशीनों का प्रयोग किया गया तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। जो कार्य पहले कृषि में हाथों से किए जाते थे अब वो मशीनों से किए जाने लगे। तो कृषि में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, और उत्पादन में जब तीव्र वृद्धि हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ? पूंजी का संचय हुआ, यानी कि अतिरिक्त पूंजी किसानों के पास बच के आई। और क्या हुआ? अतिरिक्त समय बचा, समय और पूंजी की बचत हुई। जो कार्य हाथ से किए जाते थे वो मशीनों से होने लगे, तो समय बचा, यानी कि लेबर एक्सेस हुआ और कैपिटल एक्सेस हुआ। अतिरिक्त पूंजी और अतिरिक्त श्रम अब यूरोप के पास था, जो कृषि क्षेत्र में अभी तक रात दिन काम करने पर कम उत्पादन कर पाते थे, अब एक कम लोग कम समय काम करके अधिक उत्पादन कर पाते हैं, जिससे कृषि से उनको लाभ मिलना शुरू हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये जो अतिरिक्त श्रम और पूंजी था, इस अतिरिक्त श्रम और पूंजी का जो निवेश किया गया, ये निवेश हुआ उद्योगों में, और इसके बाद उद्योगों का तीव्र विकास होना शुरू हुआ। उद्योगों का तीव्र विकास मैंने आपको बताया एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, इसमें भी समय लगा होगा, लेकिन ये जो अतिरिक्त श्रम और पूंजी था इसने उद्योगों में निवेश के लिए प्रेरित किया निवेशकों को। जब उद्योगों में निवेश हुआ और मशीनें पहले ही आ चुकी थी, लगातार विकास हो रहा था मशीनों का, तो उद्योगों का तीव्र विकास हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह सब कुछ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? क्या यूरोप के दूसरे देशों में यह घटनाक्रम होने के लिए वहां आधार तैयार नहीं था? तो कुछ ऐसी चीजें थी इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड का जो माहौल था, वातावरण था, वो यूरोप के दूसरे देशों से भिन्न था। इसीलिए औद्योगिक क्रांति का जो स्वरूप इंग्लैंड में दिखाई पड़ा वही स्वरूप बाकी देशों में थोड़ा बाद में दिखाई पड़ा। आरंभ यहाँ से इंग्लैंड से हुआ। इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड में राजनैतिक स्थिति बाकी यूरोपीय देशों से बेहतर थी, यानी कि राजनैतिक स्थिरता थी। इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता को आप वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे देख सकते हैं कि कैसे यूरोप में, कैसे इंग्लैंड में एक बहुत ही स्थायित्व के साथ शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक संरचना का वहां पर स्थापना की गई थी। और इस वजह से इंग्लैंड में गृह युद्ध जैसी हालात नहीं थे। वहां के लोग अपने सिस्टम, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं खड़े होते थे, जैसे कि आपने देखा यूरोप के बाकी देशों में होते थे। तो जाहिर सी बात है, जब किसी देश में राजनीतिक स्थिरता होती है तो उस देश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनता है। तो ऐसा ही एक अनुकूल माहौल इंग्लैंड में दिखाई दिया। इसके अलावा इंग्लैंड के पास एक शक्तिशाली नेवी थी, ये बहुत बड़ा योगदान था इसका। शक्तिशाली नौसेना थी, और ये शक्तिशाली नौसेना इंग्लैंड को दो प्रकार से लाभ दे रही थी। पहला क्या कि दुनिया भर के बाजारों से इनकी कनेक्टिविटी थी, यानी कि वैश्विक बाजार से जिस प्रकार से इंग्लैंड जुड़ा हुआ था, तत्कालीन समय में यूरोप का कोई दूसरा देश इस प्रकार से दुनिया भर के बाजारों से जुड़ा हुआ नहीं था। दूसरी चीज क्या थी? इस शक्तिशाली नौसेना ने विश्व में उपनिवेश स्थापित करने में बहुत ही योगदान दिया। उपनिवेशों की सुरक्षा या उपनिवेशों का विस्तार करने में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया इस शक्तिशाली नौसेना ने।
ब्रिटेन की जो स्थिति, जो भौगोलिक, जो ज्योग्राफिकल उसकी सिचुएशन है, वो समुद्री मार्ग के द्वारा बड़े बड़े देशों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अफ्रीका हो या एशिया हो, और इस समय तक नए समुद्री मार्गों की खोज हो चुकी थी। तो ब्रिटेन ने इसका लाभ उठाते हुए दुनिया भर के बाजारों से अपने को जोड़ा, और शक्तिशाली नौसेना होने के कारण उसे दुनिया भर के बाजारों तक आसान पहुंच मिली, और इसी नौसेना का विकास करके उसने दुनिया भर में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। तो उपनिवेशों की, जो ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, ये ब्रिटिश उपनिवेश भी इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी इंग्लैंड में, उसको आगे बढ़ाने में सहायक हो रहे थे। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो कच्चा माल चाहिए, भाई आपको अगर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, आपको उत्पादन को आगे बढ़ाना है, तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता निरंतर पड़ने वाली है। और दूसरा, निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए आपको बाजारों की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल और बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कहां से हो रही थी ब्रिटेन को? उपनिवेशों से हो रही थी, और साथ ही साथ यहाँ से पूंजी की प्राप्ति भी बड़ी मात्रा में हो रही थी। तो ब्रिटिश उपनिवेश जो थे, ये ब्रिटेन को कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित माल की बिक्री के लिए एक अवसर उपलब्ध करा रहे थे। इसने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को काफी बल प्रदान किया। आप देखते हैं उस समय भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, भारत से बहुत सारे कच्चे माल का निर्यात होता था। इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया, भारत में पूंजी का संचय करने के लिए बैंकों का विकास किया गया। तो कुल मिलाकर के, और इसके अलावा भारत के जो कच्चे माल के उत्पादक स्थल यानी कि जो खेत थे, उनको बंदरगाहों से जोड़ा गया, और बंदरगाहों को बाजार से जोड़ा गया। साफ इसमें दिखाई देता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह अपने उपनिवेशों को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसकी जो औद्योगिक क्रांति है उसको बल मिल सके। इस तरह के उपनिवेश और इस तरह का लाभ यूरोप के दूसरे देशों को उस समय प्राप्त नहीं था। इसके अलावा इंग्लैंड के एक जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होने के साथ साथ इंग्लैंड ने पूरे यूरोप में अपना एक जो एटमॉस्फेयर बना रखा था, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के ही दूसरे देश हो, कोई भी ब्रिटेन के बराबर शक्तिशाली नौसेना नहीं रखता था। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे नेपोलियन ने ब्रिटेन को इसी प्रकार से यानी कि आर्थिक युद्ध में परास्त करने की जब प्रयास किया था, क्योंकि उतनी शक्तिशाली नौसेना फ्रांस के पास नहीं थी जितनी कि ब्रिटेन के पास थी। तो ब्रिटेन ने पूरे यूरोप में, चाहे वो सप्तवर्षीय युद्ध हो या दूसरी चीजें हो, अपना एक कहते हैं ना भय का माहौल बना रखा था। तो ब्रिटेन के पास उस समय वो सारी चीजें मौजूद थी जो औद्योगिक क्रांति को वहां पर आरंभ करने के लिए एक अनुकूल अवसर उपलब्ध करा रही थी। इस तरह की परिस्थितियां उस समय यूरोप या अन्य किसी क्षेत्र में दूसरे देशों के पास उपलब्ध नहीं थी। तो ये इसका उत्तर था कि क्यों इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। अब देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद मैंने कृषि क्रांति से औद्योगिक क्रांति तक आपको पहुंचा दिया था, सीधे औद्योगिक क्रांति पर आते हैं। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए, प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र था, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र था। हर व्यक्ति का जीवन बदल गया इस औद्योगिक क्रांति से। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी यानी कि क्वालिटी भी इसकी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। तो उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो इस अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री के लिए एक तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, यानी कि यूरोपीय देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का आरंभ हुआ। यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा का आरंभ हुआ, और ऐसी प्रतिस्पर्धा केवल यूरोप के अंदर ही नहीं, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो धीरे धीरे उसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों तक भी पहुंचा। दूसरे देशों ने भी उत्पादन की नई प्रणाली का प्रयोग किया। अब उन्हें भी नए बाजार चाहिए थे, उन्हें भी नए उपनिवेश चाहिए थे। तो यूरोप के ये देश परस्पर प्रतिस्पर्धी के रूप में लड़ने लगे, और यह लड़ाई, यह संघर्ष इनका केवल यूरोप में ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों में, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो या जापान हो, दुनिया भर के देशों में यूरोपीय देशों की परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई दी, जो कि नए बाजारों की खोज और उपनिवेशों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए किया गया था। निश्चित तौर पर ये उपनिवेश इनके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत ही आवश्यक बन गए थे।
जब ये प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई तो बहुत सारे युद्ध हुए, परस्पर आंतरिक तनाव हुए और सभी देश अपने अपने साम्राज्य की स्थापना का प्रयास करने लगे। तो साम्राज्यवाद को यहाँ पर बढ़ावा मिला। उपनिवेशों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति तभी बढ़ी जब अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से यूरोपीय देशों ने इन उपनिवेशों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार करने के प्रयास किए, क्योंकि उन्हें स्थायी रूप से अपने उपनिवेशों को अपने नियंत्रण में करना था। तो इसीलिए इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि उपनिवेशवाद का अगला चरण होता है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद के बाद जब साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ तो इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में यूरोप का कोई अकेला देश नहीं था। लगभग सभी बड़े देश यूरोप की इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में दुनिया में आपस में तनावग्रस्त हुए और इसी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति ने आगे चल करके बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया। ध्यान दें, इसी औद्योगिक क्रांति से निकल करके आया, क्या निकल के आया? पूंजीवाद। यानी कि पूंजीवादी शोषण का आरंभ भी इसी औद्योगिक क्रांति से हुआ, जिनमें जो पूंजीपति था वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए श्रमिकों का शोषण करता था, संसाधनों का दोहन गलत तरीके से करता था। एक ही उद्देश्य था, बस ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, और उस लाभ की प्राप्ति के लिए जो शोषण हुआ, यानी कि दुनिया ने पहली बार पूंजीवादी शोषण से अवगत हुई दुनिया, और इसमें केवल और केवल लाभ को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता था। इसी पूंजीवादी शोषण के अंतर्गत ही साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया गया और इस साम्राज्यवाद का परिणाम ये हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था इसका आधार तैयार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के आधार तैयार करने में हालांकि और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद की वृद्धि, यह भी इसका मुख्य आधार था। आप देखेंगे कि तत्कालीन समय में जब 1850 के बाद भारत में भी औपनिवेशिक नियंत्रण काफी ज्यादा बढ़ता गया, तो भारत ने इसका विरोध किया 1857 के विद्रोह के रूप में। और थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो देखें कि अमेरिका में भी जो आर्थिक विद्रोह हुआ था, और अमेरिका में ब्रिटेन के विरुद्ध जो आर्थिक विद्रोह हुआ था, जैसे अमेरिकी क्रांति में पढ़ेंगे 1776 ईस्वी में, तो इस 1776 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो अमेरिकी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के जो समृद्धशाली वर्ग थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध आवाज उठाई और साफ तौर पर कहा कि हमें आर्थिक आजादी चाहिए। यानी कि अमेरिका अब अपनी आर्थिक नीतियों का संचालन स्वयं करेगा, चाहे वो टैक्स संबंधी नीतियां हो, चाहे वो निवेश संबंधी नीतियां हो, या बाजार व्यापार से संबंधित किसी प्रकार की नीतियां हो, उन सभी का नियंत्रण अब अमेरिका के पास होगा, या अमेरिका द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास होगा। तो अमेरिका में भी ब्रिटेन के विरुद्ध आवाज यहां पर उठाई दे रही है। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी, हालांकि 1789 की फ्रांस की क्रांति के पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, लेकिन उसमें जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, वह मध्यम वर्ग का उदय भी इसीलिए हुआ था कि मध्यम वर्ग थोड़ा सा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो गया था। अब वह अपने सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग कर रहा था, जिसके लिए उसने सैकड़ों, हजारों वर्ष पुरानी जो मोनार्की सिस्टम था फ्रांस का, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं ये मध्यम वर्ग के औद्योगिक विस्तार से जुड़ा हुआ विषय है। कुल मिलाकर के इंग्लैंड से आरंभ होने वाली इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जब यूरोप के दूसरे देशों पर पड़ा, विश्व के अन्य देशों पर पड़ा, तो वहां भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, नए बाजारों की खोज होने लगी, और उसके बाद दुनिया भर में एक व्यापक विस्तार हुआ, जिसने दुनिया के पुराने सिस्टम को बदल करके रख दिया और एक नई प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर आरंभ हुआ, जिससे तनाव उत्पन्न हुए और युद्ध का आधार तैयार हुआ। इस औद्योगिक क्रांति का जो परिणाम हुआ, एक और परिणाम हुआ, वो क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन हुए। इससे ब्रिटेन में और यूरोप में बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? यानी कि समाज की संरचना में परिवर्तन आया। यानी कि जो अभी
घरों में जो सामान बनता था, कॉटेज टाइप इंडस्ट्री थी, वे अब फैक्ट्री सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। लोग अपने घरों से निकल करके एक यानी कि कारखाना सिस्टम, कारखाना मेथड स्टार्ट हुआ। एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग जब काम करने लगे तो उनमें एक नया, एक तरह से व्यवहार या कह सकते नया रिश्ता बन के आया। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम आपस में, यानी कि लोग संगठित हुए, मजदूर संगठित हुए, समाज संगठित हुआ, लेकिन परिवार जो है वो कहीं ना कहीं एकांकी हो गया। यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली थी, जो संयुक्त परिवार थे, वो अब न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने लगे। ग्रामीण इलाकों से लोग रोजगार के लिए शहरों में आने लगे, क्योंकि फैक्ट्री शहरों में थी। अभी तक वो छोटे विलेज में ही अपना काम किया करते थे, लेकिन अब उनको शहरों में आना पड़ा। तो इससे सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जो पुरानी संयुक्त परिवार प्रथा थी वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने लगी, और इससे परिवार का स्वरूप भी बदला। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया, महिलाएं भी धीरे धीरे अब वर्किंग प्लेस पर जाने लगी। वो भी अब आर्थिक क्रियाओं में, क्योंकि श्रम का महत्व बढ़ रहा था और श्रम जेंडर नहीं देखता, तो महिलाएं भी आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी हुई। एक बड़ा ही अच्छा एक स्टोरी मुझे यहाँ याद आ रही, कहीं मैंने पढ़ा था कि जब इंग्लैंड में या यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो उस औद्योगिक क्रांति के दौरान जब महिलाएं बढ़ चढ़ करके आर्थिक क्रियाओं में भागीदार हो रही थी, तो उनकी पारिवारिक संरचना में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होने लगा। जैसे मान लीजिए सारा दिन काम करने के बाद जब एक विमेंस घर जाती है, तो फिर उससे उम्मीद की जाती है कि वो खाना बना के देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो घर में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सभी के साथ होते होंगे, आप लोग को एक्सपीरियंस होगा इसका। तो ऐसी स्थिति में एक इंसिडेंस यहाँ पर बताया गया कि जब महिलाएं आपस में घर में जाकर के तनावग्रस्त हो जाती थी, तो उनके पास एक ही चॉइस होती थी, या तो वो काम छोड़ें या फैमिली को डिनाय कर दें, पर ऐसा नहीं हो सकता था। तो एक व्यक्ति ने सोचा, कैसे देखिए एक उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरा सब इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, कि क्यों ना इसका एक शॉर्टकट निकाला जाए कि विमेंस जो हैं वो अपने काम को भी कर सकें और अपनी फैमिली को भी देख सकें, यानी कि उनके खाने पीने का भी इंतजाम कर सकें। तो मैगी जैसे प्रोडक्ट सामने आए। मैगी क्या है? मैगी आप देखते होंगे 2 मिनट में बनने वाला एक आइटम है, फूड आइटम है। तो फास्ट फूड का चलन इसीलिए बढ़ा कि फटाफट खाना अगर आपको खाना है, भाई टाइम नहीं है, तो फास्ट फूड का चलन बढ़ा है यहीं से। तो कुल मिलाकर के ये जो सामाजिक परिवर्तन आए, ये हमारे खान पान में परिवर्तन आए, परिवार की संरचना बदली, सब कुछ बदला औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। सांस्कृतिक परिवर्तन आए। सांस्कृतिक परिवर्तन देखिए, जैसे जैसे आप एक एग्रेरिया सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जब आप एंट्री करते हैं, तो हमारे जो कल्चरल जो वैल्यूज हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। यानी कि हम बहुत ही फास्ट लाइफ में जब जाते हैं, तो हमारे चाहे ट्रेडिशंस हो चाहे रिचुअल्स हो, उनको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। चाहे वो फेस्टिवल्स हो या दूसरी रीति रिवाज हो, उनमें हम थोड़ा सा उसको संक्षिप्त कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं बदली, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है आईएएस मेंस में कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान जो परिवर्तन हुए, क्या भारत में भी औद्योगिक क्रांति के दौरान वैसे परिवर्तन हो रहे हैं? यानी कि तुलना करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप भारत में भी देखेंगे इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा क्या हुआ? नगरीकरण हुआ। तेजी से जो लोग थे वो रोजगार की तलाश में नगरों की ओर, शहरों की ओर जाने लगे। तो बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ, और जब शहरों का विकास हुआ तो बहुत सारे जो गांव एरिया था वो भी शहरों में कन्वर्ट होने लगा। यानी कि एक शहरी कल्चर जो है वो विकसित हुआ। जाहिर सी बात है, ये होता ही है जब जनसंख्या, जब अतिरिक्त लेबर की आवश्यकता पड़ती है, तो नगरीकरण का भी विकास होता है। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। तो महिलाओं की कौन कौन सी स्थिति में परिवर्तन आया? उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उनकी सामाजिक महत्व उनका बढ़ गया। तो धीरे धीरे महिलाओं ने अपनी वैल्यू समझाई कि हम भी भाई अगर मेहनत करें, काम करें, तो पुरुषों के बराबर पा सकते हैं। तो समानता का अधिकार यहाँ डेवलप हुआ। इसके अलावा जो एक जब आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या आप एक ऐसी एग्रेरिया सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पर देखेंगे आप कास्टिज्म और बाकी चीजें जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसका चेंज हो गया शहरों में आकर के, क्योंकि यहाँ पर लोग संगठित हुए, और संगठित लोगों की जो समस्याएं थी वो एक जैसी समस्याओं के आधार पर उन्होंने अपने वर्ग बनाए, ना कि जाति के आधार पर। तो ये भी एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ जब औद्योगिक क्रांति आई, और ये परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे यह परिवर्तन देखा गया।
इसके अलावा यूरोप की इस यहाँ यूरोप शब्द कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव अब यूरोप से भी आगे पहुंच चुका था और दुनिया में धीरे धीरे नई नई तकनीक का विकास हो रहा था। दुनिया के सभी देश इसका लाभ उठा रहे थे। तो जो ये व्यापक परिवर्तन था वो किसी एक देश में नहीं था, दुनिया भर के सभी देशों में यह परिवर्तन दिखाई दे रहा था। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में तीव्र यानी कि उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बल मिला। यहाँ पर हम कह सकते हैं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति क्या होती है? एक ऐसी सोच, एक ऐसा नेचर डेवलप हुआ यूरोप में जिसने कंज्यूमर को सबसे इंपॉर्टेंट बना दिया, यानी कि जो कंज्यूमर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने जो उसके उपभोग संबंधी जो नीतियां, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने का प्रयास करना। जो निवेशक थे, जो उत्पादक थे, वो उपभोक्ताओं की जो पसंद और नापसंद है इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखते थे और एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड डेवलप हुआ। तो जाहिर सी बात है अत्यधिक पूंजीवाद का परिणाम उपभोक्तावाद के रूप में ही दिखाई देता है। एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए कि पूंजीवाद ने जिस शोषण को जन्म दिया था उस शोषण के विरुद्ध अब आवाज उठने लगी और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाला जो दार्शनिक था उसका नाम था पहला मार्क्स, यानी कि मार्क्सवाद का उदय यहां से होने लगा। मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक था जिसने जर्मनी में होने वाले पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और मार्क्सवाद से ही निकल के आया फिर साम्यवाद, और इसी साम्यवाद ने बाद में फिर रूस में 1917 की क्रांति कराई और दुनिया भर में तहलका मचा दिया। तो ये सारे जो परिवर्तन हो रहे थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सारे परिवर्तन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही थे। आपको मेन चीज समरी लास्ट में कर दे, जो क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ का समय क्या था? तो लगभग 1750 से लेकर के 1850 से बीच में यह औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। और औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहां से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड के पास अच्छे उपनिवेश थे जहां से उनको बाजार की आपूर्ति होती थी, जहां कच्चे माल की आपूर्ति, जहां से कच्चे माल प्राप्त होते थे और निर्मित माल की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध होते थे। इसके अलावा दुनिया भर के बाजारों से ब्रिटेन की जो कनेक्टिविटी थी इसका भी एक्सेस मिला ब्रिटेन को, निर्मित मालों की बिक्री के लिए उनके पास अच्छे बाजार थे। इसके अलावा ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत थी और मजबूत नौसेना ने उपनिवेशों पर नियंत्रण स्थापित करने में भी सहायता की और इसके अलावा इससे एक जल परिवहन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी ब्रिटेन के पास उपलब्ध हो पाई। इसके अलावा ब्रिटेन का शांतिपूर्ण राजनीतिक वातावरण जो था इसने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को आधार प्रदान किया और ये सारी चीजें होने से पहले जो औद्योगिक क्रांति थी इसका जो बैकग्राउंड था वो तैयार किया कृषि क्रांति ने और कृषि क्रांति का बैकग्राउंड तैयार किया यूरोप के पुनर्जागरण ने। तो ये पूरी समरी को ध्यान में रख करके आप इसको बार बार अगर रिवीजन करेंगे तो पूरा चैप्टर आप